हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा था उसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बता दें आपको, इसका क्वेश्चंस मोस्टली 4 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं होता। आपके एग्ज़ाम पेपर में अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है उसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 4। तो जितने भी 4 मार्क्स के लेवल के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो की क्लास में आपको करा दी और वो कंप्लीट हो गए। अब जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, जैसे कल या लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चंस 8A तक क्वेश्चंस कराए थे, वो सभी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स के भी हैं, जैसे 9, 10 ये 1 मार्क्स का क्वेश्चंस है। इसके बाद वाले 2 और 3 मार्क्स के भी हैं, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। मिनिमम 1, 2 और 3, यानी इस चैप्टर से 1 मार्क्स का भी क्वेश्चंस होता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स का भी है और 4 मार्क्स का भी है। तो 4 मार्क्स तक के क्वेश्चंस मैंने टोटली आपको लास्ट वीडियो की जो क्लास आपकी थी उस तक कराए गए, क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब जो क्वेश्चंस हो रहे हैं जिसका आंसर नंबर 10 ये 1 मार्क्स लेवल है। इसके बाद होगा अगला, वो 2 मार्क्स में होगा और इसके बाद 3 मार्क्स में भी आते हैं। तो ये चैप्टर्स में अब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस किए जाएंगे, जिसका 9 मैंने नहीं, यानी 9 को छोड़कर 9 भी 1 मार्क्स है, सेम क्वेश्चंस है, तो उसका नाम क्वेश्चन नंबर लिया है मैंने 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें टोटल असेट्स दी हुई है, कैपिटल दी हुई है। क्वेश्चंस में कैलकुलेट करना है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का रिलेशन लायबिलिटीज से होता है, तो हम आपको बता दें इक्वेशन का जो मेन फॉर्म आपको इक्वेशन कराते समय बताया गया था वो क्या था? असेट्स इक्वल टू असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपका जब हम क्वेश्चंस कराते थे तो जो भी लाइन ड्रॉ करते थे उसमें आपने देखा होगा फर्स्ट कॉलम में पार्टिकुलर, सेकंड में असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इसको इक्वलाइज किया जाता है। लायबिलिटीज में वैसे तो मेनी टाइप्स आइटम आते हैं, मैंने ट्रायल बैलेंस में कराए थे। तो प्रॉपर आइटम्स इसमें क्रेडिटर्स हैं, ये लायबिलिटीज में ही इंक्लूड रहता है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में असेट्स का अमाउंट दिया हुआ है रुपीज 1,30,000 और क्रेडिटर्स हमें कैलकुलेट करना है, यानी इसका अमाउंट नहीं है। तो अब हम लायबिलिटीज में लिखते हैं इसको, क्रेडिटर्स लिख लिया और कैपिटल कितनी है हमारी? ओके, तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिया असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज में हमारा क्रेडिटर्स इंक्लूड रहता है। अब हमने इसकी डिजिट फिल की, असेट्स 1,30,000 दिया, क्रेडिटर्स हमें कैलकुलेट करने हैं, कैपिटल है हमारा 80,000। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा?
ओके, लास्ट आंसर के रूप में आ जाएगा कैटस बराबर ये नहीं, ये क्वेश्चन हो गया आपका ओनली 1 मार्क्स। आपने कैलकुलेट कर लिया सिंपली, ऐसे ही इससे पहले वाला 9 था वो भी इसी फॉर्म से आप अपने आप से कर सकते हैं। ओके, तो ये था 1 मार्क्स लेवल का क्वेश्चन। इससे पहले आपके 4 मार्क्स थे। शॉर्ट में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स में। अब मैं इसके बाद आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। मिस्टर ए कमेंट हिज क्लॉथ बिजनेस। मिस्टर ए कमेंट क्लॉथ बिजनेस ऑन April 1st, 2011 with a capital of ₹3 lakhs on 31st March 2000। फिर से पढ़ते हैं। मिस्टर ए कमेंट हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन April 1st, 2011 विद ए कैपिटल ऑफ ₹3 lakhs। ए ने क्लॉथ बिजनेस को स्टार्ट किया 3 लाख रुपए कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट करके। तो बिजनेस स्टार्ट हो गया, इन्वेस्टिंग मनी कितनी है? ₹3 lakhs ऑन 31st March 2012। On 31st March means end of the year। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। 2 नंबर का क्वेश्चंस है, लेकिन कभी कभी इजीली इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो ऑन 31st March 2012, 31st मार्च आ जाए वहीं पर समझ लिए ये एंड ऑफ द ईयर है। हमारी बिगनिंग ईयर April 1st से स्टार्टिंग होती है और जो एंडिंग ईयर है वो 31st मार्च को ही मानी जाती है। तो On 31st March 2012, his assets worth ₹5 lakhs। End of the year उसकी assets या total assets कितनी है? 5 lakhs and liabilities ₹1 lakh। Find out closing capital and profit earned during the year। तो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करने हैं? 2 आइटम्स कैलकुलेट करना है। फर्स्ट तो क्लोजिंग कैपिटल। फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग कैपिटल। और सेकेंड प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। दोनों ही कैलकुलेशंस जो आप कैलकुलेट करेंगे वो 2 मार्क्स में है, 1 मार्क्स ईच। तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं क्लोजिंग कैपिटल बराबर क्लोजिंग असेट्स माइनस क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला है क्लोजिंग असेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस कर दी जाए तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाती है। तो इसमें क्लोजिंग असेट्स कितनी है आपके क्वेश्चन में दी हुई है
5x। और क्लोजिंग लायबिलिटीज कितनी है? ₹1,00,000। आपका फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया। यानी हमने क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या फॉर्मूला लिया था? क्लोजिंग कैपिटल निकाली है। तो हमारे पास आइटम तो इक्वेशन में 3 ही होते हैं, असेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओपनिंग निकालनी है तो ओपनिंग का फॉर्मूला बन जाएगा। असेट्स में से लायबिलिटीज घटा दें तो हमारी कैपिटल आ जाती है। यहां पर हमें क्लोजिंग चाहिए तो हमने क्लोजिंग असेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस कर दी तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गई। ये आपका 1 मार्क्स में हो गया। ऑन डिपेंड, ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूला याद है या लर्न है, तो आपका ये आंसर 1 मार्क्स में इजीली आपको पूरा मिनट भी नहीं लगता और क्लियर हो सकता है। सेकंड इसमें कैलकुलेट कराया गया है। प्रॉफिट बराबर क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारी एंड ऑफ द ईयर कैपिटल क्या है उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दीजिएगा। क्लोजिंग कैपिटल अभी आपने कैलकुलेट की थी कितनी? अभी आपने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट की थी 4 lakhs और ओपनिंग कैपिटल क्या थी एट द टाइम ऑफ बिजनेस स्टार्टेड? 3 lakhs। तो इस तरीके से इसमें 2 पॉइंट्स हमें क्लियर करने थे, ईच 1 मार्क्स। तो ऐसे ही फर्स्ट वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में था, सेकंड ये 2 मार्क्स में है। अगर 3 पॉइंट क्लियर करने हैं तो वो 3 पॉइंट का भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 to 16 जो क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 उनके सारे आंसर आपकी बुक में ही सॉल्व भी दिए हुए हैं। तो इनको हमें सिर्फ आपको टैली कराना है, क्लियर कराना है, समझाना है। बाकी सारा आंसर इनको सॉल्व नहीं कराना, न ही बोर्ड पर लाना। आपकी इसमें इंटेलिजेंसी क्लियर होगी, जो आपने अब तक सीखा है उसको वो वेरीफाई करेंगे। 13 से 14, 15, 16 सब के आंसर आपकी बुक में ही दिए हुए हैं। तो हमें सिर्फ आपको ये बताना है कि ये आंसर किस टाइप से लाना है, क्या करना है। तो फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13 को लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें 4th पॉइंट है और सभी के उसी के नीचे आंसर आपको दिए हुए हैं। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। जो ट्रांजेक्शंस दिए हैं उसका आपको वन एग्जाम्पल देना। क्या? क्वेश्चन को ठीक से पढ़कर देखिए। आपने जब अकाउंटिंग इक्वेशन किया था, पहले तो आप अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का जो लास्ट वीडियो तक का वर्क किया था उसको अपने दिमाग में लाइए। क्या कि हमने अपना एक फॉर्म कराया था, फॉर्म के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर क्या होता है, जो आपको अभी बताया था, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस। जब हमने इक्वेशन किया था तो किसी भी ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट कभी तो बोथ साइड होता था, यानी असेट्स और लायबिलिटीज दोनों साइड होता था। माना कि हमारी असेट्स इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटीज भी इंक्रीज होती थी। अगर कभी असेट्स आपकी डिक्रीज होती है तो लायबिलिटीज साइड भी डिक्रीज होती थी। बट कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि किसी ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट वन साइड भी रहता था, ओनली असेट साइड ही उसका इफेक्ट होता था। कैसे? एक असेट्स माइनस हो गई, जैसे कैश माइनस हो गई, तो दूसरी असेट्स का आइटम्स इंक्रीज हो जाता था। जैसे कैश माइनस हो गई, स्टॉक इंक्रीज हो गया। हमने परचेज किया गुड्स फॉर कैश, आपने परचेज किया गुड्स फॉर कैश, तो हमारा कैश तो माइनस होता था बट स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाता था। तो एक ही साइड माइनस हुई, वही साइड इंक्रीज हुई और हमारा इक्वेशन क्लियर हो जाता था। कभी कभी क्या होता था, असेट्स माइनस हुई यानी डिक्रीज हुई, तो वो लायबिलिटीज साइड भी डिक्रीज हो जाती थी। तो इसी टाइप से उसने एग्जाम्पल पूछे हैं। क्या? कभी तो आपसे पूछेगा ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए जिससे असेट्स माइनस हो रही हो बट लायबिलिटीज भी माइनस हो रही हो, यानी असेट्स डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो रही हो। ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए। या असेट्स इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही हो। और एग्जांपल क्या हो सकता है? कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें असेट्स असेट्स डिक्रीज भी हो रही है और असेट्स इंक्रीज भी हो रही है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल है। इसके लिए हमें इंटेलिजेंसी की जरूरत होती है। अपना माइंड से उस एग्जाम्पल को हम बना सकते हैं। जैसे आंसर वैसे दिए हुए हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन असेट्स एंड लायबिलिटीज। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जिससे हमारी असेट्स और लायबिलिटीज बोथ साइड इंक्रीज होती है। आप समझ रहे हैं? ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जिससे बोथ साइड आपकी इंक्रीज हो रही है, असेट्स भी और लायबिलिटीज। नीचे देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, परचेज एन असेट्स ऑन क्रेडिट। इसका एग्जाम्पल आंसर के रूप में दिया है। आप परचेज असेट्स करेंगे क्रेडिट में तो क्या होगा, आपकी असेट साइड भी इंक्रीज होगी क्योंकि परचेज करने में हमारी असेट्स रिसीव होगी यानी इनकमिंग होगी। और हमने क्रेडिट में परचेज किया तो हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे। माना कि हम कोई असेट्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट और हमारी बहुत साइड हमने कोई असेट्स परचेज की, माना कि फर्नीचर परचेज किया, तो ये प्लस मीन्स इंक्रीज हो गया। ओके। और इधर हमने क्रेडिट परचेज किया है तो लायबिलिटीज के रूप में हमारे क्रेडिटर्स भी प्लस हो मीन्स इंक्रीज। क्वेश्चन क्या था? ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जिससे हमारी असेट साइड
इंक्रीज हो रही हो और लायबिलिटी साइड में इंक्रीज हो रही हो। क्वेश्चंस की आस्किंग को उसी के आंसर से हमने क्लियर कराया है, वो बुक में आंसर दिया है। तो हम फर्नीचर से मतलब नहीं, हमने कोई गुड्स ही परचेज किया, गुड्स परचेज करेंगे, स्टॉक हमारा प्लस मीन्स इंक्रीज होगा, और क्रेडिट परचेज किया है तो इधर हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। इस टाइप से आपको, और ये ईच 1.5 मार्क्स में आता है, हाफ मार्क्स में। तो ये 4 पॉइंट हैं, यानी आपके टोटल पॉइंट 2 मार्क्स में, ईच हाफ मार्क्स। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। सेकेंड पॉइंट है ट्रांजैक्शंस। ऐसा कोई एग्जाम्पल, यानी सभी का हमें एग्जाम्पल देना है, नीचे आंसर के रूप में है। डिक्रीज असेट्स एंड लायबिलिटीज, हमारी असेट्स और लायबिलिटीज दोनों ही माइनस यानी डिक्रीज हो रही हैं, ऐसा एग्जाम्पल बताओ। हम क्रेडिटर्स को पे कर दें, अभी हमने देखिए आंसर में तो लिखा हुआ है पेड टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स जो हमें देना। अभी हमने फर्नीचर खरीदा था क्रेडिट में, तो हमारा क्या था, फर्नीचर हमारा इंक्रीज हुआ था, यानी ये क्या हुआ था, इंक्रीज। इंक्रीज यानी हमने प्लस में भी लिख लेते, और इधर हमारे क्रेडिटर प्लस हो गए यानी इंक्रीज। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन था जो अभी अभी आपको। अब सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या है, ये भी माइनस हो जाए और ये भी माइनस हो जाए, तो आप इसका पेमेंट कर दो, यानी एग्जाम्पल क्या बनेगा, सेकंड। ये तो फर्स्ट था, सेकंड में क्या हो गया, पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को आप पे कर देंगे तो हमारा क्रेडिटर्स माइनस हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा, और इधर से हमारा माइनस हो जाएगा कैश, यानी डिक्रीज हो जाएगा। पेमेंट करने से क्या होगा, कैश माइनस होगा, और क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो हमारा क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएगा, और हमारा ट्रांजैक्शंस क्या हुआ, पेड टू क्रेडिटर्स या पेड टू लायबिलिटीज, जो आपकी बुक में आंसर दिया है। यानी अभी हमने जब परचेज किया था तो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए थे। अब हम अपने ट्रांजैक्शंस बना लेंगे जिसमें हमारा असेट्स और लायबिलिटीज बोथ साइड डिक्रीज मीन्स माइनस हो गए। तो हमने ट्रांजैक्शंस लिया पेड टू क्रेडिटर्स या पेड टू लायबिलिटीज, किसी भी लायबिलिटीज या क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो हमारा कैश माइनस होगा यानी डिक्रीज होगा, और वो क्रेडिटर्स जो थे जो ऑलरेडी पहले से इंक्रीज है वो डिक्रीज मीन्स फिनिश, उनका पेमेंट सेटल्ड हो जाएगा, यानी ड्यू हमारी समाप्त हो जाएगी। ओके, इस तरीके से हमारे 4 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, ईच पॉइंट हाफ मार्क्स का है, टोटल पॉइंट 4 मार्क्स का। अब हमें ऐसा पॉइंट लेना है कि हमारी कैपिटल और असेट्स दोनों इंक्रीज हो जाए, यानी ये भी इंक्रीज हो जाए, कौन सा पॉइंट लेना है, और ये भी इंक्रीज हो जाए। थर्ड पॉइंट, थर्ड ट्रांजैक्शन वो देना है, दोनों इंक्रीज हो जाए। आप बिजनेस स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग बिजनेस, विद कैश, रोजाना टारगेट आपका कैश प्लस होगा यानी इंक्रीज होगा।
इधर आपकी कैपिटल प्लस होगी यानी हो गया। मतलब थोड़ी सी आप अगर माइंड को सेटअप करके सोचेंगे तो आपको क्लियर हो जाता है। थर्ड पॉइंट में क्या था कि ऐसा हमें एग्जाम्पल देना है जिससे बोथ साइड यानी ये भी इंक्रीज हो रही हो और ये भी इंक्रीज हो रही हो। हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसमें क्या हुआ? हमारा कैश इंक्रीज हुआ बिजनेस स्टार्ट करने में। इनकमिंग या रिसीव होगा कैश किसको? बिजनेस को। और इधर वो इन्वेस्टिंग मनी बन जाएगी, कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। रोजाना में हमने यही करा है, बिजनेस स्टार्टेड का वर्क यही होता था। ओके, नंबर 4 पॉइंट है डिक्रीज असेट्स एंड लायबिलिटीज। 4th पॉइंट में है ऐसा पॉइंट बनाना है, ट्रांजैक्शंस एग्जाम्पल के रूप में देना है। डिक्रीज असेट्स एंड कैपिटल। हमारी कैपिटल भी माइनस हो जाए और हमारी असेट्स भी माइनस हो जाए, इसके लिए क्या एग्जाम्पल बनेगा? ड्यू फॉर प्राइवेट यूज बाय ट्रेडर्स या बिजनेसमैन। लास्ट पॉइंट में आपसे क्या आस्किंग रखी है? हमारी असेट्स भी डिक्रीज हो जाए एंड कैपिटल भी डिक्रीज हो जाए। ऐसा कब हो सकता है? या तो आप एक्सपेंसेस का पे करते हैं या रिव्यू कर लें, ट्रेडर्स बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर्स अपने बिजनेस से कैश को निकाल लें, यानी बिजनेस में से कैश को रिव्यू कर लें, तो हमारा इधर से कैश माइनस होगा यानी डिक्रीज होगा। और सेकंड साइड हमारी कैपिटल भी माइनस होगी यानी डिक्रीज होगी। तो हम इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं ना। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी है, ये नहीं कि आपका यही हो सकता। किसी एक्सपेंसेस का पे कर दो, कैश माइनस हो जाएगा। एक्सपेंसेस का रिलेशन कैपिटल से होता है क्योंकि लॉस होता है, ये माइनस हो जाता है। इस तरीके के किसी भी टाइप के ट्रांजैक्शंस दिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है जो बुक में लिखे हैं वही ट्रांजैक्शंस दिए जाते हैं। ओके, तो काफी अच्छी क्वेश्चन या इंटेलिजेंसी इसमें रहती है कि हमें थोड़ा मिनट के लिए सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, और ये हाफ मार्क्स में होते हैं। ऐसे 4 ट्रांजैक्शंस आने पर हमारे 2 नंबर क्लियर हो जाते हैं। ठीक, तो काफ़ी अच्छे, इसका रिवाइज करें अच्छे से। तो आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके।